हेलो स्टूडेंट्स, स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बीच में सेहत बिगड़ जाने के कारण हम आपके बीच वीडियो ना ला सके, उसके लिए हमें खेद है। परंतु अब कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको शिकायत का मौका ना मिले। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 7 लेकर आए हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला होता है वो बताया हमने, उसकी क्या यूनिट होती है वो बताया हमने। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, उसका क्या फार्मूला होता है, इत्यादि जानकारी दी गई। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, मतलब पार्ट 6 का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपको 3 टॉपिक बताएंगे। टॉपिक नंबर 1, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज यदि स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से लटक रहा हो तो उसके ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके वेट में क्या रिलेशन बनता है। मतलब कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत बल और आवेश के भार में संबंध। दूसरा टॉपिक हमारा होगा किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक। और तीसरा पॉइंट, मतलब तीसरा टॉपिक हमारा होगा न्यूट्रल पॉइंट, मतलब उदासीन बिंदु। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटके हुए आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और आवेश के भार में संबंध। तो ये हमारी पहली टॉपिक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज इंडिपेंडेंट रूप से लटक रहा हो तो उसके ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके वेट में क्या संबंध होता है, इसको हम समझेंगे। ये न्यूमेरिकल के दृष्टि से, आंकिक प्रश्न के दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, इसको जानने के लिए हम छोटे छोटे पॉइंट पर पहले विचार करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है आपको बताया गया है, एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि किसी आवेश, किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चार्ज, कोई बाहरी चार्ज अपने ऊपर फोर्स का अनुभव करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में बताया गया है आपको। और वैद्युत बल क्या है, वैद्युत बल मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला बल वैद्युत बल होगा, आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत बल होगा। आवेश के भार, अब जी भार क्या है, आवेश के भार की बात नहीं करेंगे, केवल भार की बात करेंगे कि ये भार क्या होता है। तो यदि आपको पता होगा, हमें उम्मीद है कुछ लोगों को पता भी होगा, या नहीं पता है तो हम एक बार रिपीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी वस्तु को, आप पृथ्वी पर हैं, सभी लोग पृथ्वी पर हैं, जब किसी वस्तु को नीचे की तरफ गिराया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो जमीन पर गिरती है या जमीन की ओर गिरती है। तो इससे हमें यह मिलता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन जो दिख रहा है, उस परिवर्तन के लिए कोई फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, तो ये अर्थ के द्वारा लग रहा है, पृथ्वी के द्वारा लग रहा है। तो यहाँ से एक बात बनती है कि जब किसी वस्तु को हम नीचे की ओर गिराते हैं तो पृथ्वी जिस बल से अपने ओर वस्तु को खींचती है, उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं।
यदि भार की डिफिनीशन आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक चार्ज चाहिए और उस पर वैद्युत बल लगेगा और उसके भार के लिए भी हम बात करेंगे। तो भार तो हमें तब मिलेगा जब उसका मास हो। किसी वस्तु में मास होगा, द्रव्यमान होगा, तो हम क्या नाम है भार की बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान की भी जिक्र की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं इसको यहाँ से। माना कोई आवेश प्लस क्यू कूलाम, माना कोई आवेश प्लस क्यू कूलाम जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। माना कोई आवेश प्लस क्यू कूलाम जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जो कि एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में स्वतंत्र रूप से लटक रहा है। ये हमने एक छोटा सा कोटेशन लिख दिया। माना कोई आवेश प्लस क्यू कूलाम जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जो कि एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में स्वतंत्र रूप से लटक रहा है। अब देखिएगा, ये जो आपने लिखा है इसके अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम बनाएंगे और उससे समझेंगे। तो चलिए देखिएगा, हमने मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र जिसको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से एरो के रूप में। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निश्चित होती है किसी न किसी तरफ। तो हमने मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र है जो नीचे से ऊपर की, भाई देख ही रहे हैं आप, नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है, जिसकी दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है। और हम इसका एक मान, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कैपिटल E मान लेते हैं। ठीक, अब अगर आप इसको देखते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है ये किसी चार्ज से निकल रहा होगा। तो जिस चार्ज से निकल रहा होगा वो चार्ज पॉजिटिव होगा। अब वो चार्ज है कहाँ? इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो चार्ज होगा वो नीचे की तरफ होगा और कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आई होप ये चीज हमको समझ में आ गई। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कर दिया। अब हमको एक इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए, तो हम मानते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज ये हुआ जिसकी मात्रा है प्लस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख दिया तो भाई एक सिद्धांत कहता है, एक नियम कहता है कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है। मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है इस पे भी लगेगा। अब इस पे लगेगा तो उसकी दिशा किधर होगी? तो अगर इसको देखना है, इसको समझना है तो भाई दिशा क्यों? क्योंकि दिशा इसलिए कि बल जो है, फोर्स जो है वो सदिश राशि है, तो उसकी दिशा कहीं या तो ऊपर या तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं होगी। तो यहाँ ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा। तो देखिए ये चार्ज जो आपने लिया है ये प्लस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ रहा है वो प्लस से निकल के आ रहा है, तो यहाँ नीचे प्लस होगा कहीं ना कहीं और ये प्लस है। तो प्लस प्लस अगर हैं मतलब ये सजाती हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो बाहर की तरफ भागेंगे ना, तो जब बाहर की तरफ भागेंगे तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ माना जाएगा। तो हम मानते हैं कि आई होप इस पर लगने वाला जो माना जा रहा है कि हम मानते हैं इसमें जो लगने वाला बल है वो कितना है? F है, ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए अब इसके बाद एक इस पर और बल लग रहा होगा, ये स्वतंत्र रूप से लटक रहा है, जैसे ये देखिए स्वतंत्र रूप से लटक रहा है। हम अगर इसको छोड़ते हैं इसका मतलब ये नीचे गया। अब नीचे गया क्यों गया? क्योंकि इसको कोई खींच रहा है ना, अभी हमारे हाथ में है
नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि हमारे हाथ के द्वारा कुछ फोर्स है जो इसको रोक रहा है। लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं ये नीचे की तरफ गया, और नीचे की तरफ गया तो इसका मतलब पहले से इस पर बल लग रहा था, तो इसमें भी तो बल लग रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर इस पर बल लग रहा होगा तो वो बल कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा तो नीचे की तरफ होगी। अब कितना होगा ये हमको पता नहीं है, तो जो नीचे की तरफ होगा उसको हम W मानेंगे क्योंकि ये वेट होगा। अभी हमने आपको बताया कि किसी चार्ज पर, किसी आवेश पर पृथ्वी जिस बल से नीचे की तरफ खींचती है, मतलब किसी आवेश को पृथ्वी जिस बल से नीचे की तरफ खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसके लिए किसी विशेष दिशा की आवश्यकता नहीं होती और इसका मात्रक न्यूटन होता है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, एक चीज और बताइए, जो वेट होता है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है। तो ये देखिए हमने आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम माने कि यदि आवेश पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य हो, तो शून्य हो का मतलब हुआ कि ये संतुलित अवस्था में है, ना तो ये नीचे जा सकता है और ना ही ये ऊपर जा सकता है। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा और पृथ्वी जो इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप ये मानिए कि ना तो ये नीचे जा पा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो हम मानेंगे कि आवेश पर लगने वाले बलों का परिणामी शून्य है। अगर शून्य है तो क्या होगा, तो होगा F इक्वल टू W। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है जिसमें बताया गया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार यदि दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं तो परिणामी जो होता है वो शून्य होता है। इसको हम लिख सकते हैं F माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं F माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, या हम देखें जब W को इधर लेकर जाएंगे तो F इक्वल टू W हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके सामने रखी गई है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए F, बिकॉज F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स चार्ज की मात्रा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मतलब कि तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तथा W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है द्रव्यमान, मतलब कि उस पार्टिकल का द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल g का गुणनफल। तो W इक्वल टू m इंटू जी होता है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए F की जगह पर लिख देंगे Q इंटू ई और W की जगह पर लिख देंगे m इंटू जी। ये हो गया हमारा एक संबंध। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि Q इंटू ई इक्वल टू m इंटू जी। ठीक, अब देखिए ये Q आवेश की मात्रा है जिसको कूलम में रखा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, अगर हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो E का जो मात्रक रखा जाएगा वो न्यूटन। देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम बनेगा, और m द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में रखेंगे और g का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर इस पर एक न्यूमेरिकल देखें, चलिए हम एक आपको न्यूमेरिकल समझा देते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात तो ये बनती है कि आप ध्यान से समझें और उसको अपने दिमाग में नोट करें, अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करें तो सबसे बेटर है। चलिए तो इस टॉपिक से रिलेटिव हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है कि एक क्वेश्चन है, एक आवेश
का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम है। एक आवेश का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम है तथा आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। कूलाम है। यदि आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटक रहा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसको हम अभी जो टॉपिक मिली है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक आवेश का द्रव्यमान मतलब मास 10⁻³ किलोग्राम है, 10⁻³ kg, तथा आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलम। और कहा जा रहा है यदि आवेश एक वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र रूप से लटक रहा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दिया है क्या क्या दिया है गिवन बाई, या क्या क्या दिया है इसको हम लिख सकते हैं। दिया है द्रव्यमान जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m = 10⁻³ kg द्रव्यमान दे दिया गया। वैद्युत आवेश की मात्रा दी गई है स्मॉल q = 1.6 × 10⁻19 कूलम, c से डिनोट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, मतलब कि कैपिटल E = क्वेश्चन मार्क। अब वैद्युत क्षेत्र में अगर स्वतंत्र रूप से लटक रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है ना, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे, मतलब सूत्र होगा हमारा Q × E = m × G से। जब ये हम यूज करेंगे तो हमें ज्ञात क्या करना है, कैपिटल E ज्ञात करना है। तो कैपिटल E = हो जाएगा m × G अपॉन स्मॉल q। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब m की वैल्यू क्या दी गई है, m की वैल्यू दी गई है 10⁻³ इंटू जी स्मॉल g है जिसका मान 9.8 या 10 होता है, 9.8 अपॉन स्मॉल q मतलब जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आई होप ये चीज आपको इतनी समझ में आ रही होगी। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो इसको सॉल्व किया जाए। अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 10⁻³ और 10⁻19 ऊपर नीचे जो ये जो आपको घात दिख रही है इसमें ये -3 यहाँ से कट जाएगा और बचेगा कितना, 10⁻16 बचेगा। और आगे देखते हैं क्या होगा कि 1.6 इसमें एक स्थान पर जो दशमलव लगा है वैसे यहाँ देखिए 9.8 है। तो ऊपर नीचे के जो डेसिमल प्लेस है वो सेम है, दशमलव का स्थान समान है, तो दशमलव हट जाएगा और हो जाएगा 98/16 × 10⁻16। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको और सॉल्व अगर करना चाहते हैं आप तो ये देखिए आप इसको ऊपर कर देंगे। जब इसको ऊपर करेंगे तो आपको मिलेगा 98 × 10 पावर पॉजिटिव हो जाएगा। घात जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो उसका जो साइन होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अपान कितना हो जाएगा, ये जो 16 है ये नीचे अभी बचा हुआ है, अब आप 16 से डिवाइड कर दीजिए। जब 16 से आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 सॉरी भाग दिया जाए इसको
6.125 इंटू 10⁻16, 6.125 इंटू 10⁻16। अब अगर क्या नाम है कि इसका मात्रक रखा जाए, मतलब जो आपको आंसर मिला कैपिटल E इक्वल टू 6.125 इंटू 10⁻16। भाई ये वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते हैं इसको। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये m इंटू जी है, m इंटू जी मतलब क्या नाम है, वेट। तो वेट का जो मात्रक होता है, वेट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और नीचे आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसका जो मात्रक बनेगा, इसकी जो यूनिट बनेगी वो न्यूटन पर कूलम बनेगी। तो ये रहा आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप इस पर खुद ट्राई करना चाहते हैं तो हम इसमें वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और आप इसी क्वेश्चन के लिए हटी हुई वैल्यू से आप हल करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ये जो द्रव्यमान है इसी क्वेश्चन में आप इसको 10⁻³ ही रहने दीजिए, या 10⁻⁴ कर देते हैं, 10⁻⁴ कर देते हैं। और ये जो आपके पास ये 1.6 है, इसको हम लिख देते हैं 1.6 को 8.0 इंटू 10⁻⁻19 को 10⁻⁻12 कूलम कर देते हैं। अब इसका देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, एक आवेश का द्रव्यमान 10⁻⁻4 किलोग्राम है तथा आवेश की मात्रा 8.0 × 10⁻⁻12 कूलम है। यदि आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटक रहा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ भी कैपिटल E ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारी अगली टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मतलब इसका अगर हम हिंदी देखें तो किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक को जानने के लिए हम थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक की जरूरत क्या है, क्यों ये ज्ञात किया जा रहा है, क्यों ये पढ़ा जा रहा है, या क्या जरूरत थी इसको पढ़ने की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये बात रखी, आपके सामने ये बात रखी जाए कि आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया आपने। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, ये सब ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो जिसके बारे में आपको बताया गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से ही निकलता है, किसी चार्ज के चारों तरफ ही पाया जाता है। तो जब किसी चार्ज के चारों तरफ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या ये सब जगह पर एक समान होता है, या कहीं कम होता है, या कहीं ज़्यादा होता है, या कितनी दूरी पर कितना होगा। जैसे कह दिया जाए ये कोई चार्ज है, सपोज दैट, अब इस चार्ज को हम मान लेते हैं ये +Q चार्ज है, और इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और ये कितनी दूर तक है, या कहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ऐसे प्रश्न तो आपके दिमाग में आ सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं तो समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो।
तो अगर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आए तो जाहिर सी बात है अब तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है और कहाँ कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ने के लिए हम एक चार्ज लेंगे और उस चार्ज के द्वारा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए हम देखिए मानते हैं, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है जिसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q है जिसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। आगे देखिएगा, माना प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर माना प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमने एक छोटी सी कंडीशन ली है। क्या है कि हमने मान लिया कि कोई बिंदु आवेश या कोई आवेश प्लस Q है जिसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब हमने एक बात और मान लिया कि प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक चार्ज जिसको हमने माना है कितना, प्लस Q माना है। अब इस चार्ज के चारों तरफ क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो अब हमने क्या मान लिया है कि इससे स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है। तो हम मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ कहीं एक पॉइंट P है। और कितनी दूरी पर है ये, तो स्मॉल r दूरी पर है। स्मॉल r दूरी पर इस पॉइंट के होने पर आगे कहा जा रहा है कि जिस पर, मतलब किस पर, पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अभी आपको यहाँ अगर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये जो पॉइंट आपने माना है, क्या ये पॉइंट आपको इंटेंसिटी बता सकता है? नहीं। यहाँ पर इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए किसी ऐसे पार्ट का या किसी ऐसे पार्टिकल का आपको अनुभव करना पड़ेगा या ऐसे पार्टिकल को मानना पड़ेगा जो ये बता सके आपको कि हाँ हमारे ऊपर कितनी तीव्रता लग रही है या हमारे ऊपर कितना बल लग रहा है। तो यदि ये शब्द आपको समझ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा कि बिंदु P पर इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए आपको बिंदु P पर एक चार्ज मानना पड़ेगा। जब आप चार्ज मानेंगे तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के अकॉर्डिंग कितनी इंटेंसिटी उसको मिल रही है, ये हमको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। हम लिखते हैं, यदि बिंदु P पर कोई प्रेक्षण आवेश प्लस Q नॉट हो, तो अब देखिए हमने मान लिया कि यदि बिंदु P पर कोई प्रेक्षण आवेश प्लस Q नॉट हो, तो क्यों मान लिया भाई? अभी हमने आपको बताया ना कि जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट P है ना, ये हमको ऐसे नहीं बताएगा। हमें तो तब पता चलेगा जब पॉइंट P पर कोई अन्य चार्ज हो और अपने ऊपर फोर्स अनुभव करे, फील करे। तो हमने मान लिया यदि बिंदु P पर कोई प्रेक्षण आवेश प्लस Q हो तो क्या होगा, यहाँ पर हमने रख दिया प्लस Q हो तो कूलाम के नियमानुसार
अब कूलाम के नियमानुसार वैज्ञानिक कूलाम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कूलाम कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो फार्मूला है ये कूलाम के नियम से हमको मिलता है और इसी फार्मूले से हमको यहाँ पर एक संबंध रखना पड़ेगा। तो कूलाम के नियमानुसार F = 1/4πε0 इंटू जहाँ Q1 है वहाँ आप Q मान लीजिए, जहाँ Q2 है वहाँ आप Q0 मान लीजिए। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसके बाद आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल के अनुसार यहाँ क्या लिखा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल के अनुसार हाँ क्या होता है? F = क्या होता है? F = Q इंटू E होता है। आई होप तो यहाँ Q0 हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले आपको बताया गया ना कि किसी प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला बल प्रेक्षण आवेश की मात्रा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो F = इतना हो गया, F = इतना हो गया। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड यदि इन दोनों को आप देख रहे हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए F बराबर इतना है, F बराबर इतना है। ये दो इक्वेशन है, दोनों के जो लेफ्ट पार्ट है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये भी उसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है और ये भी उसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। ये भी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही लगेगा और ये भी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में कैसे होंगे? आपस में सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा? Q0 इंटू E = 1/4πε0 इंटू Q0/r²। तो ये देखिए दोनों पक्षों में Q0 है, ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा कैपिटल E = देखिए यहाँ से Q0 कट गया तो 1/4πε0 इंटू क्या मिलता है आपको? Q/r²। ये रहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज, मतलब किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम देखें तो ये जो है आपका क्या कहते हैं कि सपोज दैट अगर ये माना जाए कि ये जो चार्ज है किसी ऐसे माध्यम में है जिसकी वैद्युत क्या कहते हैं उसको, अरे परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक जो है डाइलेक्ट्रिसिटी कैपिटल K है। अगर डाइलेक्ट्रिसिटी कैपिटल K है मतलब परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो यहाँ पर फार्मूला बनता है कैपिटल E = 1/4πε0 इंटू K Q/r²। तो ये रहा आपका ये दूसरा रूप इसका 1/4πε0 इंटू K इंटू 1/Q/r²। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये है किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर यदि आप इसको देखें तो क्या मिलता है? 1/4πε0 इंटू K इंटू Q/r²। इसको अगर देखें आप तो 1/4πε0 इंटू K जो है ये तो कांस्टेंट है। Q क्या है? उस बिंदु आवेश की मात्रा है जिस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करना चाहते हैं, और R क्या है? उस बिंदु की दूरी जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने चाह रहे हैं। तो इस सूत्र को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि जो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है ये अनुक्रमानुपाती है आवेश की मात्रा के और व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के
वर्ग के। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ इससे और हम आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसके लिए हम इसका सदिश रूप कैसे लिखेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म ज्ञात करने के लिए ई का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म, अगर इसको ज्ञात करना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो आपका Q है Q रहेगा और ये R जो है ये हो जाएगा R⁻³ इंटू वेक्टर R। ये आपको मिल जाएगा। ये क्या है, इसको हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। इसको ऐसा आप लिख दीजिए या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कैपिटल E इक्वल टू वेक्टर कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या मिलेगा आपको, मिलेगा Q/R² इंटू स्मॉल r कैप। जहां स्मॉल r कैप क्या है, आप दिमाग लगाइए, ये स्मॉल r कैप क्या है, स्मॉल r कैप जो है वो प्लस Q से Q0 की ओर एकांक सदिश है। Q प्लस Q से Q0 की ओर एकांक सदिश है और आपको बताया गया है, और या आपको नहीं याद है या नहीं पता है तो आप देख लीजिए। और कैप इक्वल टू होता है वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, मतलब कि वेक्टर किसी सदिश का अगर हम एकांक सदिश ज्ञात करते हैं तो किसी सदिश का एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो सदिश का परिमाण यदि R हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R। अब आप देखिए, अगर हम यहीं रख दें R कैप की जगह पर वेक्टर R अपॉन R रख दें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला देखिए आपको रूप मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। कैपिटल E वेक्टर कैपिटल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R⁻³ इंटू वेक्टर R। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज हम और आपको बताएं कि ये जो क्या नाम है कैपिटल E है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो करता है। जैसे कूलाम के नियम में बताया गया, कूलाम के नियम के लिए बताया गया कि किसी चार्ज पर लगने वाले ढेर सारे बलों के लिए या किसी बिंदु पर या किसी चार्ज पर ढेर सारे चार्ज के द्वारा लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उनका जो परिणामी मिलेगा वो सदिश योग के बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नोट करेंगे, याद रखेंगे। किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी उनके अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। तो आई होप इसको समझिए। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी उनके अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे वेक्टर कैपिटल E इक्वल टू वेक्टर कैपिटल E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस
वेक्टर E4 डॉट 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 वेक्टर En। तो ये है अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार ये मिल जाएगा हमको। तो ये देखिए क्या बताया गया, किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी वेक्टर E उनके अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं मतलब E1 E2 E3 E4 डॉट डॉट जो भी हैं तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, मतलब आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कि उदासीन बिंदु। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, जिसको कहते हैं उदासीन बिंदु। ये न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु क्या है? उदासीन बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी शून्य हो। तो अगर इसकी डिफिनीशन आपको देना है तो आप लिख सकते हैं, जब किसी बिंदु पर दो समान परंतु विपरीत दिशा वाले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जब किसी बिंदु पर दो समान परंतु विपरीत दिशा वाले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। अतः उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ये हमारा एक टॉपिक है जिसकी डिफिनीशन न्यूट्रल पॉइंट की। जब किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर दो समान, मतलब कि उनके जो मात्राएं हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो कैसी हो, इक्वल हो, परंतु उनकी जो दिशाएं हैं वो कैसी हो, वैद्युत विपरीत हो, और ऐसे वैद्युत क्षेत्र अगर हमें मिलते हैं तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है। अतः उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो डिफिनीशन है, जब किसी बिंदु पर दो समान परंतु विपरीत दिशा वाले वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। अतः उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि उदासीन बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, इसको आप नोट कर लेंगे, याद रख लेंगे। उदासीन बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिससे होकर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए, ये जो आपने स्टेटमेंट देखा कि उदासीन बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है
जिससे होकर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर वैद्युत बल रेखा होकर नहीं गुजरेगी तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि उस बिंदु पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, जहां कोई प्रभाव ना हो वो न्यूट्रल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको दो चार्ज के बीच में या दो चार्ज के लिए कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो चार्ज के बीच में या दो चार्ज के लिए न्यूट्रल पॉइंट कैसे ज्ञात किया जाता है। न्यूमेरिकल आपको मिलता है कि दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज के बीच में या दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन में कहा जाता है कि इतना और इतने कुलाम का दो आवेश है, इतनी दूरी पर स्थित है, मतलब कुछ भी दिया गया होता है और कहा जाता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यदि आपको ये क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो समझ लीजिए वो उदासीन बिंदु से ही संबंधित है। तो उदासीन बिंदु कहाँ कैसा होता है, यदि आपको समझ में आएगा तो आप भली भांति क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस टॉपिक की ओर जो हमें उदासीन बिंदु ज्ञात करने के लिए बताता है। तो पॉइंट नंबर 1 हम आपको बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों और मात्रा में कुछ भी हो। ये पहला है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों और मात्रा में कुछ भी हो। समान प्रकृति का मतलब हुआ कि उनकी जो क्या नाम है प्रकृति होगी, या तो वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या तो दोनों कैसे होंगे, निगेटिव निगेटिव होंगे। तो ऐसे के लिए अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन आपके सामने आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि दो आवेश दिए हुए हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति का मतलब या तो दोनों प्लस प्लस हो या तो दोनों माइनस माइनस हो और उनकी मात्रा कुछ भी हो। मात्रा से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र तो उदासीन बिंदु, ध्यान दीजिएगा, तो उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने आपके सामने रख दिया। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों और मात्रा में कुछ भी हों तो उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, एक चार्ज हम यहाँ मान लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज और है, ये भी प्लस का है, और ये मान लेते हैं कि क्यू डैश है। अब ये क्यू डैश है, मतलब दोनों को अलग अलग तरीके से डिनोट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मात्रा कुछ अलग ही होगी। और दोनों प्लस प्लस से देखिए समान प्रकृति का है। हम इसके बीच की दूरी अगर सपोज दैट आर मान लेते हैं और आपसे कह दिया जाए कि इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, बस इतना समझिए, आपको कहाँ मिलेगा पूछ लिया जाए तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों को मिलाने वाली रेखा जो बनेगी, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी उसी रेखा पर दोनों के बीच में मतलब अंदर की ओर कहीं भी हो सकता है। तो यदि आपको ज्ञान करना है तो सपोज दैट मान लीजिए वो यहीं कहीं होगा, सपोज दैट बिंदु पी पर होगा। अगर बिंदु पी पर होगा, बीच की दूरी आपने कितना माना है,
बीच की दूरी आपने r माना है, तो एक तरफ से आप मान लीजिए शायद ये x दूरी पर है, तो दूसरी तरफ से हो जाएगा r माइनस एक्स, क्योंकि टोटल r है तो r में से x कम हो गया, तो एक तरफ तो r माइनस एक्स ही बचेगा। तो अगर आपने देखा ये चीज मिली, तो ये सपोज दैट यहाँ पर इंटेंसिटी E1 हो और इधर की इंटेंसिटी E2 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, उदासीन बिंदु के लिए लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2, और उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे और लगा के सॉल्व कर देंगे, हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसका न्यूमेरिकल हम आगे बताएंगे आपको। तो इतना आप यहाँ पर समझिए। ये टॉपिक रही जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों और मात्रा में कुछ भी हो, तो क्या होता है, उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ मान लिया बिंदु P पर है, तो कैसे हल किया जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट होगा जब क्या नाम है, विपरीत प्रकृति के हों और इनकी मात्राएं कुछ भी हों। दूसरा है जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और मात्रा कुछ भी हो। तो जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और मात्रा कुछ भी हो, तब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों विपरीत प्रकृति का मतलब होगा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और यहाँ भी मात्रा से हमें कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कैसा होगा। इसके लिए होता है कि आप ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में उदासीन बिंदु, इस स्थिति में उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों, इस स्थिति में उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर छोटे आवेश के निकट होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बताया, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और मात्रा कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, इस स्थिति में उदासीन बिंदु कहाँ होगा, उदासीन बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, परंतु बाहर होगा। और कहाँ होगा, छोटे वाले आवेश के निकट होगा, बड़े वाले आवेश से दूर होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला आवेश ज्यादा प्रभावी होगा तो उसका क्षेत्र ज्यादा बड़ा मिलेगा, छोटे वाले का कम प्रभावी होगा इसलिए उसका क्षेत्र कम मिलेगा। तो बड़ा वाला दूर तक भाग के जाएगा, छोटा वाला नजदीक ही रह जाएगा। तो ये देखिएगा, हम इसके लिए अगर बनाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक चार्ज मान लीजिए कि -3 है। देखिए एक चार्ज हमने प्लस क्यू माना, एक चार्ज हमने -3 माना। तो ये क्या है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, मात्राएं भी दोनों की अलग अलग हैं। जब विपरीत प्रकृति और मात्राएं दोनों की अलग अलग हैं, देखिए ये हमने मान लिया सपोज दैट इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो आप बताएंगे ये चार्ज तो दोनों विपरीत प्रकृति के हैं और दोनों की जो क्वांटिटी है, मात्रा, वो अलग अलग है। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, अरे इसमें तो क्या होता है कि जो उदासीन बिंदु है वो बाहर मिलेगा, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, छोटे वाले के निकट मिलेगा। देखिए हमने बताया है छोटे आवेश के निकट होगा, तो बाहर होगा मतलब यहाँ, और छोटे के निकट होगा। तो मान लीजिए वो बिंदु P यहाँ पर है और हमें यहाँ पर इंटेंसिटी 0 मिलेगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये जो दूरी होगी, इस दूरी को आप मान लेंगे ये x है, और ये जो दूरी होगी ये पूरी दूरी हो जाएगी क्या, r प्लस एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको डिनोट करना है। तो ये दूरी आपकी हो गई x और ये दूरी होगी r प्लस एक्स।
ठीक, तो अब देखिए तीसरा पॉइंट लास्ट जो होगा हम उसको बताने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और जब दोनों आवेश कैसे हों, विपरीत प्रकृति के हों और दोनों की मात्राएं समान हो। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और दोनों की मात्राएं समान हो। इसके लिए क्या है, याद रखिएगा, इस स्थिति में उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप याद रखिएगा कि अगर चार्ज जो हैं वो समान प्रकृति के हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव हैं, तो जो उदासीन बिंदु मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो दोनों के बीच में कहीं भी मिलेगा। और अगर चार्ज जो दोनों के हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं और मात्रा में कुछ भी हैं, तो मात्रा में कुछ भी होने के कारण ये क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा कि मतलब बराबर ना हो, मात्रा कुछ भी हो। इस स्थिति में तो वैद्युत क्षेत्र जो है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 0 मिलेगा बाहर की ओर और छोटे वाले के निकट। और तीसरी कंडीशन है कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों और दोनों की मात्राएं कैसी हों, समान हों। इस स्थिति में उदासीन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, तो इस स्थिति में उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होता है। तो अगर ये कह दिया जाए कि दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, दोनों की मात्राएं भी समान हैं, तो उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, दोनों के बीचों बीच मिलेगा, मध्य में। तो आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। यदि आप इसको देख रहे हैं, अंत तक आपने देखा, तो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए ताकि हमको ये मनोबल मिले कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, बट कमेंट जरूर करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।